हेलो दोस्तों को आपको सिविल कॉन्क्लेव प्रेजेंटेशन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एल्युमिनियम फॉर्मवर्क को इंस्टॉलेशन, कंक्रीटिंग, रेसिप्ट कैसा किया जाता है, इसके बारे में आपसे आज बात कर रहा हूँ। फॉर्मवर्क क्या होता है, शटरिंग जिसको कहते हैं वो क्या होता है। ये फॉर्मवर्क का एक मोल्ड होता है। ये कभी टेम्पररी भी होता है, परमानेंट भी होता है। इसकी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी साथ साथ होता है। अच्छी फॉर्मवर्क के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। अच्छी फॉर्मवर्क, ये ऐसा एक फॉर्मवर्क होता है, ये कंक्रीटिंग के अच्छी शेप देना है और तब तक उसको होल्ड करना है, तब तक एक कंक्रीटिंग अच्छी स्ट्रेंथ अपना आप अराइव करे, उस तक वो सॉलिड देना है। ये फॉर्मवर्क ऐसा होना है जो डेड लोड, लाइव लोड और बाकी उनका खुद का वेट को संभाल सके। ये जल्दी भी इरेक्शन होना है और डिसमेंटलिंग भी जल्दी होना है। ये इतना मजबूत होना है जब भी वो कंक्रीटिंग का प्रेशर, वाइब्रेशन का प्रेशर, विंड लोड का प्रेशर, ये सब कुछ साथ में लेने के ताकत होना चाहिए। अभी ये बहुत आसान भी होना चाहिए, तब लगाने में निकालने में एकदम फर्स्ट क्लास आसान होना चाहिए और ये गड़ी गड़ी रेपुटेशन होने के जैसा मटेरियल से बनना है। अभी अपन लोग को बात करेंगे जनरली अपन लोग को क्या क्या फॉर्मवर्क वापरते हैं। ये हम लोग को पहले तो टिम्बर फॉर्मवर्क, जो जिसका कहते हैं प्लाईवुड फॉर्मवर्क, ये है प्लाईवुड और नीचे का बैकअप बैटन सब कुछ देखिए, ये फॉर्मवर्क होता है। ये है लेबर ओरिएंटेड काम होता है। ये टिम्बर प्लाईवुड से आपको जैसा भी चाहिए ऐसा उसको मोल्ड कर सकता है। इसको कहते हैं टेलर मोड। छोटा सा स्केल में ये बहुत आसान से काम हो जाता है। ये है आपकी जो इमेजेस है, टिम्बर फॉर्मवर्क का इमेजेस हैं, आपको दिखा रहा हूँ। क्लाइंबिंग फॉर्मवर्क सिस्टम है। ये है जहाँ लगता है, जहाँ कंटिन्यूस आपका कंक्रीटिंग फोर होना चाहिए। ओके, ये ऐसी फॉर्मवर्क है जैसे जैसे कंक्रीटिंग बढ़ते जाता है, ये स्लिप फॉर्म में ऊपर ऊपर जाते रहते हैं जैसा जैसा कंक्रीटिंग का स्ट्रेंथ अटेन होते हुए। इसके कारण आपको फास्ट काम होता है। ये एक नया आधुनिक तरीका है। ये फॉर्मवर्क बड़े बड़े टावर, चिमनी, ब्रिज, साइलो यहाँ वापरा जाता है। ये है आपको क्लाइंबिंग फॉर्मवर्क शटरिंग होता है। फिर बाद में आता है एल्युमिनियम फॉर्मवर्क, जो आजकल बहुत जगह में वापरता है। ये इसकी इरेक्शन बहुत आसान है। ये एल्युमिनियम अलाय से बनती है। ये कन्वीनियंटली रेपुटेशन ज़्यादा देता है। ये आपको विज पिन और क्लिप से होता है, इसके लिए काम आसान से जल्दी हो जाता है। ये आप एक साथ में कॉलम, स्लैब एक साथ में काम कर सकता है। ये मोनोलिथिक कंक्रीटिंग कर सकता है। ये है एल्युमिनियम फॉर्मवर्क का एक इमेज दे रहा हूँ। अभी फॉर्मवर्क क्या क्या होता है ये अपन देखते हैं। ये ट्रेडिशनल टिम्बर फॉर्मवर्क ऐसा होता है। एक क्लाइंबिंग फॉर्मवर्क सिस्टम का इमेज आपके पास है। ये एल्युमिनियम फॉर्मवर्क का, ठीक है। अभी एल्युमिनियम फॉर्मवर्क का बात करेंगे। एल्युमिनियम फॉर्मवर्क क्या होता है, ये इसकी जो पार्ट्स हैं, एक्सेसरीज हैं, इसके बारे में अपन बात करेंगे और मटेरियल का कैसा आप अंदर रिसीव करना है, कैसा साइड पर पहुंचाना, ये भी जानेगा। सेटिंग आउट, ये मॉकअप जो टेम्पररी जो बनाना है वो कैसा लगता है वो बनाने का, और एक्चुअल सेट में इसको कैसा मॉकअप करना है वो भी बात करेंगे। मेंटेनेंस, इसकी एडवांटेजेस क्या क्या है, इसकी जो लिमिटेशन है वो क्या है, इसकी ये काम पे क्या क्या तकलीफें होती है, उसका कैसा रेक्टिफाई करना के बारे में अपन इस प्रेजेंटेशन में बात करेंगे। इसकी जो पार्ट्स क्या क्या है,
ये अपन पूरा डिटेल में आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। ये जो इमेजेस में आपको इसके क्या क्या पार्ट्स हैं ये सब कुछ पूरा मैंने मार्क करके आपको दिखाया हूँ। पहले तो रॉकर नहीं तो किकर कहते हैं। ये बॉटम में वॉल पैनल के नीचे होता है, ये रहा उसकी इमेज। वॉल पैनल ये दीवार का जो शटरिंग जो लगता है ना उधर जगह लगता है, ये वॉल कॉलम में वापरा जाता है। ये रहा उसकी इमेज। किकर ये एक्सटर्नल पेरीपेरी में एरेक्शन जो करने के पैनल एरेक्शन करने के लिए लगाते हैं, ये है उसकी इमेज है। डेक पैनल है जो स्लैब में जो वापरता है, जो स्लैब शटरिंग जिसको कहते हैं उसको बोलते हैं डेक पैनल। ये ऐसा होता है। एक्सटर्नल कॉर्नर किकर, जहाँ जहाँ आपको बिल्डिंग का जो कॉर्नर जहाँ होता है वहाँ एक एक्सटर्नल कॉर्नर किकर वापरा जाता है। इसकी जो इमेज यहाँ है। इंटरनल कॉर्नर जैसा आपका एक्सटर्नल साइड एक हो गया, ऐसा इंटरनल साइड भी होगा। उसकी जो जहाँ पे वापरता है उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल किकर। ये इसके इमेज है। एक्सटर्नल कॉर्नर वर्टिकल, जहाँ आपको कॉर्नर जो वहाँ घूमता है उसका जो वर्टिकल मेंबर जो लगता है उसको लगता है हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल कॉर्नर वर्टिकल। उसकी जो इमेज ये रहा। सॉफ्ट कॉर्नर जो आपको स्लैब में जो सॉफ्ट जो बॉटम आता है उसका कॉर्नर में जो लगता है वो है ये रहा उसकी जो सॉफ्ट कॉर्नर है। सॉफ्ट लेंथ है ये जो स्लैब और बीम बॉटम का जो जहाँ जंक्शन में वापरते हैं, ये रहा उसकी इमेज। एंड बीम जो जहाँ बीम एंड होता है, जहाँ स्लैब उसको ऊपर जो बैठता है, ये है ये स्लैब का एक अंगहीन पार्टनर होता है। ये रहा उसकी इमेज। डेक फिलर, जहाँ जहाँ स्लैब में गैप होता है जो भी है उसको जो फिलिंग करने के लिए ये बोला जाता है डेक फिलर। प्रॉप हेड स्लैब, ये जो स्लैब का सॉफ्ट में जो आप लोग को जो मुंडा जैक जो भी कहते हैं इसको बोलते हैं हम लोग को प्रॉप हेड स्लैब। ये रहा बॉटम में ये जो लगता है, टॉप में ये लगता है। बीम बार, ये जो मिड बीम है ना उसको जो फिक्स करने के लिए वापरता है। ये बीम ऐसे एक चीज़ है, इसके कारण आप जल्दी से शटरिंग निकाल सकता है व्हेन द स्लैब का जो भी आप कास्ट करने के बाद। उसकी जो इमेज है ये है। प्रॉप हेड फॉर सॉफ्ट बीम, जो आपको जो मुंडा जो भी जैक मुंडा जो बोलते हैं उसको जो एडजस्ट करने के बाद उसका लेवल पे जो लगता है उसको बोलते हैं हम लोग को प्रॉप हेड। ये रहा उसकी इमेज है। मिड बीम, ये जो डेक पैनल का जो भी है, जो स्लैब का जो शटरिंग का जो सपोर्ट जो करता है उसको बोलता है मिड बीम। ये बीम और स्लैब के बीच में होता है। इसकी इमेज ये रहा। प्रॉप लेंथ, आपको जो मुंडा का जो लेंथ है, जो जैक मुंडा जिसको कहते हैं वो है प्रॉप लेंथ है। ये रहा उसकी जो प्रॉप लेंथ का इमेज। कैंटिलीवर प्रॉप हेड, जैसा जैसा आपको स्लैब में कैंटिलीवर पोर्शन होता है, छजिया का पोर्शन होता है, वहाँ उसकी ये सपोर्ट लगता है। ये उसका इमेज है। वेलर, जहाँ आपको शटरिंग जो वॉल पैनल जो हाइट लगता है उसके पीछे से एक सपोर्ट लगती है, उसके कहते हैं हम लोग को वेलर। उसके इमेज ये रहा। विंग नट, ये जो आपको सेफ्टी प्लेटफॉर्म जो भी है बार का तरफ से बिठाने के लिए वहाँ वापरा जाता है, उसके इमेज ये रहा। डाइविज पेन, ये जो वेलर जो वेलर का जो है ना, ये जो है ये जगह जो जो लगता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं डाइविज पेन। उसकी इमेज रहा। ब्रैकेट, ये बार का फेरी पेरी में जो आपका जो ब्रैकेट बार से लगाना है, क्योंकि आपको अगले स्लैब को उठाने के लिए वहाँ से आदमी खड़ा होकर आपको पैनल ऊपर उठा सकता है, उसके लिए ये जो वापरा जाता है ये है उसकी जो ब्रैकेट का ये है। वेज पिन है, ये जो आपको पैनल वेनल जो भी जो जॉइन होता है उसको कहते हैं वेज पिन, वो है ये। पीवीसी कोन, ये जो आपको टाई राड वी राड में
जो भी आपको लगाना है, पीवीसी कोन लगाना है, उसका कहते हैं हम लोग पीवीसी कोन। ये रहा उसका इमेज। संक ब्रैकेट, जहाँ जहाँ स्लैब जो संक होता है, जैसे टॉयलेट एरिया, वहाँ वहाँ इसको वापरा जाता है। उसकी जो इमेज है ये रहा। पैनल पुलर, जैसा आपने कंक्रीटिंग करने के बाद पैनल को खोलने के लिए वो मटेरियल का वापरता है, इसके कहते हैं हम लोग पैनल पुलर। वॉल टाई, ये जो आपने जो टाई रॉड जिसको कहते हैं, उसको ही हम लोग इसको वॉल टाई कहते हैं। इसकी जो इमेज है ये है। टाई पुलर, जब भी आपको टाई व्हील लगने के बाद उसको खोल के कैसा निकालेगा, ये है एक टाई पुलर है। ये टाई करके उसको हम खोल देते हैं। स्क्रैपर, ये जो है आपको शटरिंग कंक्रीटिंग होने के बाद उसको जो कंक्रीटिंग विंगेटिंग जो भी क्लीन करने के लिए वापरते हैं, उसको बोलते हैं स्क्रैपर। ये रहा ये। अभी प्रोसेस फ्लो क्या होता है, पहले गुड फॉर कंस्ट्रक्शन का ड्राइंग इश्यू होता है वेंडर को। वेंडर उसके हिसाब से एक शेल प्लान बना के देता है। ये शेल प्लान है आपका क्लाइंट अप्रूव करता है। उसके बाद फैब्रिकेशन फॉर्म वर्क का रेडी होता है फैक्ट्री में। फिर डिस्पैच ऑफ द मटेरियल होता है साइट की तरफ। अप्रूवल ऑफ द क्लाइंट का मॉकअप का क्लाइंट होता है। फिर मॉकअप फॉर्म ऑफ फैक्ट्री में तैयार हो जाता है। आप मटेरियल लाने के बाद स्टेक कैसा करते हैं इसका बारे में बात करेंगे। ये देखिए मटेरियल आ गया साइड पे, इसी तरह से उसको स्टेकिंग करते हैं। ये जैसा पार्ट वॉल पैनल, वेज पैनल, ये सब अलग अलग करके उसको आपको स्टेक करना है, क्योंकि इसी के कारण आपको काम आसान होता है। ये देखिए, ये जहाँ का एक मॉडल है, मैं अलग अलग जगह में साइड पे कैसा स्टेक किया हूँ वो सब बता रहा हूँ। ये जैसा आपको मटेरियल डिलीवरी के साथ में एक आइटम लिस्ट आता है, उसके हिसाब से एडजस्ट करके इसको लगाना पड़ता है। दिस इज आपको बिल्डिंग के एक एक पार्ट का अलग अलग मटेरियल आता है। ये मटेरियल यार्ड में ऐसा स्टेक किया जाता है आइडेंटिफिकेशन मार्क के साथ में। वॉल पैनल कोई मार्क दिया जाता है, ये सब ऐसा ऐसा अलग होते हैं। हम अभी सेटिंग करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। मॉकअप, पहले मॉकअप करने के पहले ग्राउंड पीसीसी लेवल से बराबर हो गया कि वो पहले देखिए। ये रहा उसका इमेज। फिर शेल ड्राइंग के हिसाब से मोकवाल का एरेक्शन करना है और अंदर का रूम डायमेंशन चेक कीजिए। अभी कुछ सामान उसमें छूट गया तो मैन्युफैक्चरर को आप इंफॉर्मेशन कीजिए। ये रहा ड्राइंग के हिसाब से किया हूँ। ये रहा मोकअप है, ये कैसा कैसा मोकअप कर दिया वो सब दिखा दिया हूँ आपको। ये इसके पहले अपन ग्राउंड सर्वे कर लेते, कैसा भाई ज़मीन लेवल पर है, क्या नहीं, ये सब चेक कर लेते। मोकअप, ये मोकअप आपको एक बार अप्रूव हो गया, उसको हम लोग को अलग अलग नंबर से मार्क करते हैं। समझो अभी T2 टावर 2 है, E का मतलब यूनिट E है, X का मतलब एक्सटीरियर पैनल है, W12 वॉल पैनल का नंबर है, और नहीं तो 12वां नंबर है, जहाँ से आप चालू करते हैं तो 12 नंबर में चला जाएंगे, ऐसा करके। ये रहा इसकी जो मार्किंग्स हैं, आप देख सकते हो। ये पूरा मार्किंग है, आपके पास सब कुछ दिखता है, ठीक है। अभी साइट पे एक्चुअली कैसे सेट किया जाता है, आपको कंक्रीटिंग टॉप लेवल सरफेस कर दीजिए और कुछ ऊपर नीचे ऑन्डुलेशन हो गया तो उसको टिक टाक कर दीजिए। आपको फ्लोर एकदम इवन लेवल पे होना है, उसके हिसाब से सेटअप कर दीजिए। आपको XY डायरेक्शन मार्क कर दीजिए स्लैब में। ये रहा उसकी जो फिटिंग करने के जो प्रोसीजर्स हैं, ये आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट है, ये है ऑफसेट लाइन है, जो बिल्डिंग से ऑफसेट लाइन होता है। ये डेविएशन है, इनसाइड फ्रेमवर्क का वॉल का मार्क किया जाता है। उसके बाद इसके हिसाब से पैनल खड़ा किया जाता है। सो आपको मॉकअप साइड पे एरेक्शन हो जाता है। वॉल कॉलम, इसकी जो मार्किंग से 300 mm ऑफसेट करके एक वुडन पेग लगाइए।
1 मीटर सेंटर पे। अलाइनमेंट जो बार का जो अलाइनमेंट है फेरी पेरी में, उसके किकर का जो भी अलाइनमेंट है बराबर चेक कीजिएगा। जो भी कचड़ा पुटी है वो सब निकल गया, क्या वो सब चेक कर लेना। ये रहा जैसा आपको मैं दिखा रहा था। ये देखिए 300 mm का आगे जाके मार्क करके मैं लगा रहा हूँ। ये देखिए सेंटर लाइन का मार्किंग है। ये सब कुछ हम करके रखते हैं। एक्चुअल साइट में क्या होता है, पहले 300 mm दूर है, आपको 1 मीटर सेंटर से आपको वुडन पैनल लग जाना चाहिए। ये रहा, ये देखिए आपको मार्किंग करके रखा हूँ मैं कैसा फिटिंग होता है। फिर कवर ब्लॉक उसके रेइंफोर्समेंट के पास लगाया जाता है। ये रहा कवर ब्लॉक का जो कैसा लगाया वो सिस्टम आपको बता दिया। अभी फर्स्ट लेवल का वुड किकर है, जो किकर जिसको कहते हैं वो लगाना चाहिए और उसको ठीक ठाक करना चाहिए। ये रहा वुड किकर, क्योंकि इस वुड किकर के ऊपर आपको ये वॉल पैनल यहाँ कंक्रीटिंग में बैठेंगे, फिर आपको सब ऊपर से ये ब्रैकेट है, ये सेफ्टी के लिए। वॉल फॉर्मवर्क कैसे किया जाता है, ये लगाने के पहले आपको पूरा पैनल का क्लीन कीजिए। उसका अंदर शटरिंग ऑयल, जो भी शटरिंग रिलीज करने का ऑयल एप्लीकेशन कीजिए। ये पैनल है बार का तरफ से लगा के अंदर आना चाहिए। जैसे अपन लोग ऑलरेडी पैनल नंबर सब मार्क किया उसके हिसाब से होता है। आप पुराना ज़माना में देखोगे पान पट्टी के दुकान में 1 2 3 4 5 ऐसा करके पट्टा में नंबर लगाया हुआ रहता है। वो उसके हिसाब से लगाने से वो आपका अपना आप ऐसा बढ़ जाता है। तो ऐसे ही ये भी है। आप सिर्फ टेम्पररीली आपको 2 पिन से लगवाइए। पूरा तैयार होने के बाद सब अलाइनमेंट चेक करने के बाद फिर बाद में आप पूरा पिन लगा के टाइट कीजिए। एक्सटर्नल वॉल पैनल में आपको किकर ये सब कुछ बराबर लगी है क्या, वो सब ड्राइंग के हिसाब से चेक कर लीजिएगा। वॉल पैनल का वलंबा गलंबा बराबर चेक कीजिएगा। आपको टाई पिन सब कुछ बराबर लगी है वो एक बार चेक कर लीजिएगा। ये सब चेक होने के बाद आपको बीम सॉफिट लगता है, दैट इज अ बॉटम ऑफ द स्लैब, और ये सब कुछ लगाना चाहिए ड्राइंग के हिसाब से। एक्सटर्नल सोल्जर उसके बाद लगाया जाता है, क्योंकि आपको जो शटरिंग विटरिंग जो भी है आपको नहीं निकलना चाहिए। ये रहा, आप देखोगे पैनल नंबर सब कुछ मार्क किया गया। ये सब होने के बाद ये सॉफिट लगना चालू हो जाता है। स्टेयरकेस कैसा लगाया जाता है, ये जो भी स्टेयरकेस के जितने भी पैनल है ड्राइंग के हिसाब से लगाना ज़रूरी है। पहले वही स्लैब हैं जो आपको स्लैब का जैसा इंस्टॉलेशन किया था ऐसे ही काम करना चाहिए। लैंडिंग ये सब कुछ लेवल चेक कीजिए, उसकी जो स्लोप है वो बराबर है कि नहीं वो एक बार चेक कर लेना। राइसर उसका बाद बिठाना है जैसा आज के ड्राइंग के हिसाब से। आप देखिए इधर सब कुछ मैं मेंशन किया हूँ, पूरा डिटेल में आपको बताया हूँ कैसा कैसा लगना है क्या नहीं है। अब इस स्लैब का शटरिंग कैसा किया जाता है, पहले बीम साइड लगाना ज़रूरी है, उसके बाद उसको डेक पैनल ओके वो लगती है विथ शटरिंग ऑयल वगैरह लगाने के बाद। ये देखिए पहले हमने एंड पैनल लगा दीजिए, उसके बाद डेक पैनल लगाना चालू कर दिया। उसके बाद प्रॉप लेंथ को एडजस्ट करके उसके हिसाब से आप बराबर बिठाइए, सो दैट आपको स्लैब लेवल ऊपर नीचे नहीं हो जाए। ये देखिए हमने प्रॉप लेंथ लगा दिया है, फिर बाद में इसके ऊपर डेक लेंथ लगाता ही जाता है। डेक बी में ये सपोर्ट और असेंबली हिसाब से होना चाहिए। आप देखिए डेक बीम का असेंबली कैसा करते हैं। ओके, ये जैसा जैसा पूरा डेक पैनल लगाते जाएगा आपको पूरा स्लैब जैसा इधर स्लैब में डालते जाएगा पूरा आपका स्लैब तैयार हो। इसको क्या क्या चेक करना है, पहले लेवल चेक करो, अलाइनमेंट बराबर है कि नहीं, वो सब ड्राइंग के हिसाब से सीधा लाइन में है कि नहीं वो पहले आप चेक कर लो। और शेयर वॉल का जो बार का तरफ वेलर लगा कि बराबर हो, शेयर वॉल बराबर लेवल पे है लाइन पे है वो चेक कीजिएगा। राइट एंगल जो काट कॉर्नर जिसका कहते हैं वो अच्छे से चेक कीजिएगा। वो लंबा चेक कर लेना ज़रूरी से। ये देखिए हमने कैसा चेक करता हूँ आपको, जो वो लंबा ये सब कुछ मैं ये आपको इमेज आपको दिखा रहा हूँ, डिस्टेंस कैसा चेक करता है सेंटर लाइन।
ये देखिए वो लंबा चेक करता हूँ, ये सब कुछ आपको बता रहा हूँ। लेवल, ये जो टॉप लेवल जो होने के बाद टॉप लेवल में स्लैब का लेवल बराबर है कि नहीं एक बार चेक कर लेना। ये देखिए हम लोग ने लगा के चेक करते हैं पूरा टॉप लेवल बराबर है कि नहीं। अलाइनमेंट, आपकी जो शटरिंग विटरिंग बराबर लाइन लेवल पे है क्या, वो सब कुछ चेक करना है। और जितने भी नट बोल्ट बराबर लगी है कि नहीं, ये सब कुछ चेक करना है। ये देखिए ये सब कुछ हम लोग ने लगा के चेक करते हैं। फिर वो लंबा लंबा चेक करो, कॉर्नर बराबर है कि नहीं, काटकोना बराबर है कि नहीं, वो आप चेक कीजिएगा। और जितने भी ओपनिंग्स हैं उसकी साइज़, उसकी जो पोजीशन बराबर है कि नहीं, वो सब चेक करना। ये देखिए हमने आपको बताया इधर ओपनिंग कैसा बिठाते हैं, साइज फीस पूरा चेक करना ज़रूरी है। बार का तरफ जो भी प्रोजेक्शंस हैं, एलिवेशन प्रोजेक्शन, ये सब कुछ बराबर है, ग्रूव्स हैं बराबर है, ये सब आप चेक कर लेना। और आपका स्लैब में जो कॉन्ड्यूट लगती है, पाइप का कॉन्ड्यूट लगता है, वो बराबर है कि नहीं एक बार चेक कर लीजिएगा। ये देखिए हमने जो लगाया उसके बाद हम पूरा चेक करते हैं। ये देखिए कॉन्ड्यूट विंडीट लगाया हुआ, उसके बाद हम उसको चेक करते हैं। कंक्रीटिंग के टाइम में आपके एक वुडन मैलेट हाथ में रखिए, बार का तरफ से हाथ में, क्योंकि बिकॉज ये वॉल का थिकनेस है 150 है। कभी कभी मेटल थोड़ा बड़ा साइज होने से वो लटक जाता है रेनफोर्समेंट के बीच में, उसके लिए कंक्रीटिंग नीचे नहीं आता है, उसका कारण हनीकॉमिंग होता रहता है। इसके लिए आपको बार कंक्रीटिंग करते हुए वॉल का तरफ मैलेटिंग बोलते हैं। ये लकड़ी का जो एक अपना हथौड़ी जैसा बनाने का, उसको टोकते रहने से वो कंक्रीटिंग अपना आप नीचे उतर जाता है। और कंक्रीटिंग का जो लेवल है बराबर रखना चाहिए। आपको कंक्रीटिंग होने के साथ में ये जो शटर, जो बार का शटर है, उस सबको जो भी अंदर का शटर्स जो दिखती है उसको पानी से वॉश कर दीजिए, क्योंकि कंक्रीटिंग का कचरा उसमें चिपक नहीं जाए। अभी कहाँ कहाँ जो सरी विरी निकल गया वो सबको इमीडिएटली निकलना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो क्या होगा, फिर आपको दोबारा शटरिंग लगाते हुए टाइम बर्बाद होगा। अभी कंक्रीटिंग ख़त्म हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, 24 घंटे के बाद आपको एक बार लेवल टॉप लेवल सर्विस कर लेना। रेफरेंस लाइन जो सेंटर लाइन का वापस ट्रांसफ़र कर दो, जैसा हमने जो करके रखता हूँ। ये देखिए स्लैब के ऊपर सब लाइन ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ये देखिए पोजीशन, जो कॉलम का जो वॉल का पोजीशन है, सब कुछ सेंटर लाइन से मार्क करके चेक करता हूँ। 300 mm का आ गई, जो ऑफसेट लगाना वो लगा के मार्क करके लीजिए। लेवल और लाइन बराबर चेक कर लीजिए। ये देखिए हमने आपको इमेज दिखा रहा हूँ। ये देखिए पूरा जो स्लैब का लेवल कैसा होता है, ये सब हम चेक कर लेते हैं। अभी इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। अभी किक्कर में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ये जब भी अब आगे पीछे होता रहेगा 2-3 mm का, उसको किक्कर का लेवल को आपका कारपेंटर साथ में रखिए, इमीडिएटली लूसन अप करना है। तो इसके हिसाब से आपको ऊपर नीचे टाइट अप हो जाता है। रेइनफोर्समेंट का जो अलाइनमेंट है बिगड़ जाता है, क्योंकि आपका जो सिंगल रेइनफोर्समेंट होता है, आपका जो वाइब्रेटर करते हैं रेइनफोर्समेंट का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। तो आपको साथ साथ ऊपर फिटर रखना है, उसको खींच खींच के आपको सही करना है। अभी कंक्रीटिंग के टाइम में कोई बल्ज विल्ज हो जाएगा तो आपका रेफरेंस लाइन बिगड़ जाएगा, इसके लिए वो बल्जिंग विल्जिंग होने का भी नहीं है, वो सब चेक कर लेना चाहिए। आपको टेप है बराबर है क्या, सेंटर लाइन बराबर है क्या, आउटर लाइन बराबर है क्या, कोई और कुछ डिविएशन है क्या, ये सब चेक कर लेना अगले काम करने के पहले। डी शटरिंग, पहले आपको जो वर्टिकल जो शटरिंग है ये सब फटाफट निकलना चाहिए। ये जैसा देखिए आपको वर्टिकल शटरिंग कैसा निकल जाता है। ये कैसा किया जाता है, ये जो सांदा का अंदर जो मोटर रहता है उसको आप निकालेंगे तो अपना आप ऑटोमेटिकली आपको शटर निकल जाता है। इसके एक पैनल पुल्लर करके जो मैं आपको पहले दिखाया हूँ वो लगा के खींचने से आपको शटरिंग बाहर आ जाता है। ये देखिए कैसा उतरता हूँ, शटरिंग डी शटरिंग करता हूँ। ये नंबर वाइज आपको निकालना है, सो इसके लिए आपको अगले काम पर कोई तकलीफ नहीं हुआ। और ये जो पैनल है उसके हिसाब से ही आपको स्टेकिंग करना है।
सो इसका कारण क्या होता है, आपको अगले लेवल में कोई तकलीफ नहीं हो जाएगा। ये देखिए कैसा करके रखा है। सेफ्टी ब्रैकेट कैसा लगाया जाता है, ये जो आपका एक्सटर्नल पैनल निकलने के बाद ये जो रॉड लगा के आपको सेफ्टी ब्रैकेट लगाना चाहिए। जैसा जैसा मैंने आपको दिखाया, ये सेफ्टी ब्रैकेट है। ये तब आपको आदमी लोग काम करते हुए ये सेफ्टी ब्रैकेट में आपको नेट वेट लगा देते, कोई आपको नीचे के जो आदमी काम करता है उसको कोई नुकसान नहीं होगा। आप ये जब लगती है आपको एक्सटीरियर पैनल निकालने के बाद, ये जो आपको जो टाई है, आप टाई पुल्लर से ही निकलवाइए, नहीं तो टाई रॉड बेंड हो जाएगा। ये देखिए, आपको देखिए टाई पुल्लर लगा के मैं कैसा निकल रहा हूँ। ग्राउटिंग, जैसा आपको शटरिंग वटरिंग खुल जाएगा, और जो जहाँ भी आपको जो टाई रॉड का जो भी होल रहेगा उसको आप नॉन स्ट्रिंग ग्राउंड से फिलअप कर लेना ज़रूरी है। ये इसके जो मोटर है पूरा पाइपलाइन तक भरा हुआ है कि वो आप एक बार चेक कर लेना। ये दूसरा बार का ब्रैकेट निकालने के पहले ये काम ख़त्म हो जाना चाहिए। इसका अंदर कोई भी आपने कोई रिपेयरिंग कोई डिफेक्ट नोटिस किया उसको ठीक ठाक करने की कोशिश करना है। ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जॉइंट्स जो भी है सांधा होता है, इसकी आप इंजेक्शन ग्राउटिंग से आपको ठीक ठाक करना चाहिए। ये देखिए कैसा करके रखा है प्रोजेक्ट में। जैसा जैसा जो सांधा हो जाता है उसको हम लोग को इंजेक्शन ग्राउटिंग से ख़त्म कर देते। ये जनरल तकलीफ़ क्या होता है साइड पे, ये आप गलत जगह का गलत प्रॉप लगाया, आपका स्लैब ऊपर नीचे हो सकता है। इसके लिए आपको ये काम करना पड़ता है, स्टैकिंग के टाइम बराबर उसको स्टोरेज करेगा तो आपको कौन सा नंबर का ये प्रॉप्स हैं कहाँ जाएगा ये सब पता चलता है। इसको जल्दी भी जो प्रिस्क्राइब टाइम उसके सिवा उसको जो आप प्रॉप निकालोगे हो सकता है कंक्रीटिंग सैगिंग भी हो सकता है, तो इसके लिए जो प्रॉपर टाइम है उसका देख के उसको निकलवाइए। ये देखिए पूरा इमेजेस हैं आपको दिखा रहा हूँ कैसा कैसा हम लोग को डी शटरिंग करते हैं। ये राइट एंगल में डिविएशन हो सकता है क्योंकि आप जल्दी शटरिंग निकल दिया तो, नहीं तो बराबर सपोर्ट नहीं लगाएगा तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। उसको पहले आप देखिए, इधर है आपको दिखा रहा हूँ कैसा एक डिविएशन हो गया, थोड़ा सा बल्जिंग जैसा हो गया क्योंकि सपोर्ट बराबर नहीं लगाया, उसको टिक टाक कर दिया। शटर में गैप हो सकता है क्योंकि आपका पैनल बराबर विच पिन बराबर नहीं लगाया, उधर गैप आएगा, सो वो भी ठीक ठाक अटेंड कर दीजिएगा। ओपनिंग साइज है थोड़ा ऊपर नीचे होता है क्योंकि कभी हो सकता है अपने प्रॉप्स जो सपोर्ट है टाइट कर दिया, नहीं तो लूज़ कर दिया, इसके लिए आगे पीछे हो सकता है, उसको भी बराबर टिक टाक करके लगाना। वो अवॉइड करने के लिए ओपनिंग के जो शटर लगने के बाद अंदर का तरफ से एक स्टिफनर लगता है जो आपको अंदर बल्ज होके नहीं आ जाए। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब कुछ आपको इधर इमेज दिखाया। अब ये संक स्लैब कभी कभी फिलअप हो जाता है, क्यों? आप तब स्लैब भरते हुए जो जान से नहीं देखा होगा कहीं गैप रहेगा, उसका अंदर से कंक्रीटिंग अंदर होके आपको संक स्लैब भर जाते हैं। इसके लिए आपको जो चजिया जो भी उस संक स्लैब के हिसाब से निकलता है उसको बराबर टाइट करना, और कंक्रीटिंग जो पोरिंग का टाइम है क्या पहले करना क्या बाद में करना ये पहले सोचना चाहिए। ये देखिए आपको इमेजेस है। शटरिंग कभी कभी अपलिफ्ट हो जाता है क्योंकि बिल्कुल गैप नहीं रहने से क्या होता है कंक्रीटिंग प्रेशर से अपलिफ्टमेंट होता है। इसके लिए कभी भी कंक्रीटिंग में थोड़ा कुछ कहीं ना कहीं एयर निकालने के लिए जगह जाना ज़रूरी है, और कंक्रीटिंग कैसा करना है उसका सीक्वेंस पहले से बनवा लीजिए। ये देखिए जैसा जैसे ओपनिंग रखा है तो इसमें एयर बबल निकल जाता है और आपको कंक्रीटिंग का अपलिफ्टमेंट बंद हो जाता है। हनीकॉम कभी भी कंक्रीटिंग होता है बिकॉज आपको जो कंक्रीटिंग वाइब्रेशन बार का तरफ मैलेटिंग बराबर नहीं करेगा, कंक्रीटिंग पूरा बॉटम तक नहीं उतरता, इसके कारण हनीकॉमिंग होता है। ये देखिए ये है, ये क्या बराबर मैलेटिंग नहीं किया, कंक्रीटिंग बॉटम तक नहीं किया, ये यहाँ हनीकॉम आ गया, इसको भी अटेंड करना जरूरी है। ये कारण क्या होता है, हो सकता है
वाइब्रेशन कम किया होगा, नहीं तो वाइब्रेशन ज़्यादा किया होगा। दूसरा कारण ये भी हो सकता है स्टील आगे पीछे हो जाता तब कंक्रीटिंग करते हुए। इसके लिए मैं आपको पहले ही बताया था, एक आदमी ऊपर रहना चाहिए, कंक्रीटिंग को सलिया करते हुए बराबर अलाइनमेंट चेक करना जरूरी है। ये देखिए, ये सब कारण, ये सलिया विलिया सब ज़्यादा हो गया है, इसका कारण ये सब कुछ हो रहा है। ये विंडो का कॉर्नर में जो क्रैक होता है, ये क्यों होता है? आपने बराबर वो जो डायगोनल का ब्रेसिंग व्रेसिंग बराबर नहीं लगाया होगा, तो अब खोलते वक्त शटरिंग डी शटरिंग करते वक्त वो कॉर्नर टूटने का चांसेस रहता है। ये देखिए, ये जो इमेजेस आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये वॉल और नॉन बार का वॉल, अंदर का वॉल में भी ये क्रैक हो सकता है। दिस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक क्रैक्स हैं, इसको इमीडिएट करना जरूरी है। ये काम करने के पहले क्या क्या चीज़ देखना है, ये पहले आप तो फॉर्म वर्क को पूरा अंदर की तरफ से ऑयल व्हील लगा के बराबर चेक कर लेना चाहिए। आपको लेवल डायगोनल पूरा चेक कर लो, वॉल पैनल जो भी है बराबर लगी है कि नहीं वो चेक कर लो, ओपनिंग सब बराबर पोजीशन में बैठा है क्या वो भी एक चेक कर लेने का, हॉरिजॉन्टल फॉर्म वर्क जो भी है वो बराबर लेवल पे है कि नहीं वो चेक करो, डेक स्लैब का और बीम बॉटम का जो प्रॉप्स हैं बराबर वर्टिकल में लगा है कि नहीं वो एक बार चेक करना है, वॉल टाई पिन वेज ये सब कुछ बराबर टाइट से फिट किया है क्या एक बार चेक कर लेना, कोई एक्सेस मटेरियल कचरा जो ईंट का टुकड़ा रेती का माल ये जो भी गिरेगा वो सब क्लीन करके ले लेना, वर्किंग प्लेटफॉर्म ब्रैकेट बराबर है कि नहीं वो पहले एक चेक कर लो, एक्सीडेंट का अवॉइड कर सकता है, ब्रेसिंग्स हैं ये सब कुछ बराबर है क्या देख लो, और आपको जो मटेरियल है जैसा खोलने के बाद बराबर पोजीशन में लगाने की कोशिश करने का, ये जो लेवल का ऊपर जो भी बार आदमी काम करता है उसका सेफ्टी बेल्ट ये सब कुछ पहनना जरूरी है। सेफ्टी सबसे बड़ा चीज़ है, कोई भी जो सामान है ऊपर से नीचे मत फेंकिए, किसी के कारण उसका नुकसान हो सकता है। फॉर्म वर्क को अपसाइड डाउन मत करना, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर ऐसा मत करना, ऊपर का ऊपर रहना, नीचे के नीचे रहना है। पैनल्स को आप रैम्प ब्रिज बना के चलने के लिए वापरो मत, उसका कारण आपका पैनल बेंड हो जाएगा, फिर बाद में आपको दोबारा वापरने वक्त तकलीफ होगा। अभी जो वेज पिन लगाने के लिए हैमर लगी जोर से मारना नहीं, उसके लिए जो पैनल पुल्लर जो भी है आपके पास है उसी के कारण से लगाना है। वेज पिन है पूरा 100% टाइट नहीं करना, 90% ही रखना है, क्योंकि 100% टाइट करेगा तो कंक्रीटिंग के कारण वो टाइट हो जाता है, बाद में खोलने के लिए बहुत तकलीफ होता है। ये प्रेजेंटेशन देखने के लिए आपको बहुत बड़ा आभारी हूँ। आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगे, इस प्रेजेंटेशन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसके कारण मैं आपको और अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। आपको कोई सुझाव सुझाव कुछ भी हो सकता है, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकता है, आपकी जवाब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मिलेगा। आपको मेरे को कांटेक्ट करने के लिए civilconclave@gmail.com से लिख सकता है, नहीं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप सिविल कॉन्क्लेव टेलीग्राम ग्रुप में लिख सकता है, उसकी जो लिंक है ये आपको दिखाया हूँ। वापस एक बार आपका आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ ये प्रेजेंटेशन देखने के लिए। मेरे हिंदी के उच्चारण में कोई गलत होगा तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मेरे को इतनी अच्छी हिंदी आता नहीं है। धन्यवाद, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए।